गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए मैंने बताया था रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन में हम चले थे एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, और अभी हम बात करेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले तो ह्यूमन में क्या है, ये सांस से लेने के लिए नोजल कैविटी है, उसके बाद फेरिंक्स है, ठीक है, माउथ से भी है, और उसके बाद ये लैरिंक्स है। यहाँ पर है एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, वो होता है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो ट्रेचिया होता है, और ट्रेचिया में इसके बाद जो होता है ब्रोकली एल्वली होता है, ये लंग्स के, और लंग्स के ऊपर में क्या होता है, डायफ्रेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड केज कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी अब देख चलें। इन ह्यूमन respiration टेक प्लेस थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, क्योंकि ह्यूमन जो एक डेवलप्ड एनिमल है। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर आर 3 मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम: एयर, वेन, लंग्स एंड मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। द एयरवे which include the nose, mouth, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and bronchiole carries air between the lungs and the body itself। भाई तो सांस जो लेते हैं तो बाहर से जो हम सांस लेते हैं तो इसमें मदद कौन करता है? सबसे पहले हमारी नोज करती है और माउथ मूव करता है। उसके बाद फेरिंक्स जो है, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ये सारे से ऑर्गन क्या करते हैं, एयर और हमारे बॉडी के बीच में वर्क करते हैं। द लंग्स एक्ट द functional unit of the respiratory system by the passing oxygen into the body and carbon dioxide out of the body। तो यहाँ से जो होता है ये ऑक्सीजन आता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन, तो ये हमारा हार्ट है, हार्ट में 4 ये होते हैं, पंपिंग होती, आप फुलमेंट्री, और ये बाद में पढ़ेंगे आप। 2 आर्टरीज होते हैं और 2 वेन्स होती है ना, इससे चेंबर होता है। तो ये ब्लड ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे हार्ट तक भेजता है, और जब हमारे हार्ट में आता है तो यहाँ पर क्या मिलता है इसको हीमोग्लोबिन मिलता है, जो कि रेड ब्लड सेल में होता है। ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब पूरे शरीर में मूव करता है, जब मूव करता है तो हमारे शरीर में क्या है, जो ग्लूकोज मिलता है, जो हमारे फूड से मिलता है, उसके साथ कंबाइन होता है। जब कंबाइन होता है तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, वाटर बनता है, और उसी एनर्जी का यूज हम लोग क्या करते हैं, उसी एनर्जी का यूज हम लोग अपने एक्टिविटी के लिए करते हैं। तो बात करते हैं, और वो फिर जब एक्टिविटी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये तब वो हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर जाता है, फिर लंग्स तक आता है, और लंग्स से फिर बाहर निकल जाता है। एक सवाल आप करेंगे, सर ये बताइए कि एयर में तो इतनी गैसें हैं, क्या मेरे नाक जो है केवल ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं या और भी गैस ऑब्जर्व करते हैं? हाँ, हमारे नाक जो है कई गैसों को ऑब्जर्व करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आने के लिए तो आता है, लेकिन हमारे जब हमारे लंग्स में आता है तो केवल और केवल ऑक्सीजन का परमिशन है। जैसे मान लिया जाए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस विद्यालय आए, लेकिन विद्यालय कैंपस में आने के लिए तो आ गए, लेकिन क्लास में केवल और केवल आप ही इंटर्ड करेंगे, आपके किसी भी फ्रेंड, किसी भी रिलेटिव को क्लास में इंटर्ड नहीं करने दिया जाता है। उसी तरह आने के लिए तो आते हैं, टेस्ट भी आ जाते हैं, भाई नोजल कैविटी में नोज हेयर है, वो तो उसको कंट्रोल करता है, म्यूकस है वो कंट्रोल, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो ट्रेचिया है यहाँ पर आने के बाद वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो रुक जाता है, और जब बाहर निकलता है तो वो वेस्ट के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डायफ्रेम वर्ड मैंने कहा था, फाइनली द मसल्स इंक्लूड डायफ्रेम। जब हम सांस लेते हैं, डायफ्रेम मतलब है रिबकेज, है ना, ये सीने की हड्डी। तो रिबकेज जो होता है, डायफ्रेम जो है, ये जब हम सांस लेते हैं तो वो बढ़ जाता है। सांस आप लेकर के
छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे। यानी जब हमारा लंग्स खुलता है, एक्सपेंड करता है, तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है। जब ये क्या होता है, निकलता है, तो भाई ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। अब एक बात भी मैं थोड़ा सा आपको अपनी बुक से थोड़ी सी अलग हट के बताऊँ। आप देखिए, आपके हमारे योग गुरु रामदेव बाबा करते हैं क्या, आप अनुलोम विलोम करो, यानी सांस लो और सांस छोड़ो। तो जितना सांस हम लेंगे, यानी जितना ऑक्सीजन हम लेंगे, हमारी लंग्स उतनी डेवलप करेगी, उतनी फैलेगी, और उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। उतना ऑक्सीजन जब जाएगा, उतना हमारे अंदर ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करेगा, उतना हमारे फूड का डाइजेशन होगा, उतनी हमको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि कॉमन जिंदगी में जो होता है, हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन अगर सुबह में फ्रेश एयर अगर हम थोड़ा 10 मिनट ले लेते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी इतनी आ जाती है कि दिन भर के हमें काम करने की एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो सोचो आप कि भाई ये ऑक्सीजन और सांस लेना क्यों हमारी जरूरी। अब हम थोड़ी सी बात करें नोस्ट्रिल और नोजल कैविटी की। द नोस्ट्रिल एंड नोजल कैविटी फ्रॉम द मेन इंटरनल ओपनिंग ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये नोजल कैविटी, नासिका छिद्र, इसको हिंदी में कहते हैं नासिका छिद्र, जो ये सबसे रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा है। दे आर द फर्स्ट सेक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू व्हिच एयर मूव। The air that entered into the nostril is filtered to the removal of the dust particle as judged by the hair present inside the lining of the nose. तो नाक के भीतर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जिसको हम नोज हेयर भी करते हैं। तो ये से क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल को चिपका लेता है। In nostril, the inhale air is moistened by the slimy substance called mucus. और नाक के अंदर तो ये देखो ऐसा है कि अगर हम भोजपुरी का वर्ड बोले तो बड़ा आपको अजीब लगेगा, हम उसको बोलते हैं नेटा, नाक से निकलता है। और कॉमनली कब होता है, जब हमारे नाक के अंदर कोल्ड आ जाता है, या हम कोल्ड और कफ से शिकार हो जाते हैं, फ्लू हो जाती है हमको, तो ये म्यूकस की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर हम डस्ट पार्टिकल होता है, यहीं पर होता है, ये नोज में होता है, ये ऊपर में, तो डस्ट पार्टिकल जैसे हम इसमें हो जाता है, ये लिक्विड पाइप, ये लिक्विड जो होता है सेमी लिक्विड होता है, और खासतौर पर लिक्विड ही मान सकते हो आप। तो ये क्या करता है, उसको उसके डस्ट को चिपका लेता है। द ब्लड सर्कुलेटिंग इन इनर लाइनिंग ऑफ द नोज वार्म इन इनहेलर। ये क्या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, इसको गर्म कर देता है। दिस एयर देन पास इनटू नोस्ट्रिल इनटू नोजल कैविटी। फिर ये नोस्ट्रिल के द्वारा क्या होता है, नोजल कैविटी में पास। अब हम बात करते हैं फेरेंक्स की। द एयर फ्रॉम द नोजल कैविटी रीचेज इन द फेरेंक्स। ठीक है, एयर जो होता है नोजल कैविटी के बाद कहाँ पहुंचता है, फेरेंक्स में पहुंचता है। द फेरेंक्स इज ए फनल ऑफ मसल्स दैट एक्सपेंड फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ओपनिंग टू द ऑसोफेगस एंड लारिंक्स। हाँ भाई, ये ऑसोफेगस की चर्चा हुई। ऑसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप। आप एक बात देखो, यहाँ पर ये माउथ के पास देख रहे हो, ये मुंह से जो यहाँ पर जो है जॉइंट है ना हमारा, तो यहाँ पर जो होता है, मैं फिगर थोड़ा सा अच्छा से बना दूं, ये यहाँ पर ज्वाइन होता है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ऑसोफेगस बस ट्रैक्ट है, एक इधर से सांस आ रही है और इधर से फूड आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो सांस तो ले ही रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको हंसा दूं, ठीक है, अगर मैं आपको हंसा दूं तो क्या होगा, आपको खांसी आने लगेगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि खाने के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं आपके नाक के द्वारा बाहर आ जाएंगे, है ना। और एक और थोड़ी सी मैं और टेक्निक की बात करता हूं। और आपके जो बुजुर्ग होते हैं, अगर ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, बोलते हैं सर पे इसको थोड़ा हिट करो या पीठ पर हिट करो। क्या मतलब है सर पे हिट करने के लिए, तो सर पे हिट करेंगे तो हमारी बॉडी पर जर्क होगा। और अगर नोजल कैविटी में फंसी हुई है अगर फूड पार्टिकल तो नीचे आता है, या पीठ पर हिट किया जाता है तो हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है। और कहीं अगर ऑसोफेगस में अगर या जो नोजल कैविटी वाले जो पाइप हैं उसमें कहीं भी फूड पार्टिकल चिपका हुआ होगा तो क्या होगा, वो नीचे चलाएगा, हमारी जो फेरेंक्स है वो क्लियर हो जाएगी, फिर सांस लेने में हमको आसानी।
ये हमारे जो बुजुर्ग है एल्डर्स हैं वो टेक्निक अपनाते हैं। साइंटिफिक यही है कि हमारी बॉडी क्या करे, हमारे फॉरेनेक्स या हमारे जो ये है ऑटोफोकस है वो थोड़ी सी वाइब्रेट करे ताकि कुछ भी अगर फंस गया है तो नीचे आ जाए। एज द फॉरेनेक्स इज यूज्ड फॉर swallow फूड एज वेल एज द ब्रीथिंग। फॉरेनेक्स में जैसे हम खाना को निगलते हैं वैसे हम सांस भी लेते हैं। Epiglottis ensure that air can pass through trachea and food entered into esophagus। यहाँ बहुत अच्छा वर्ड है epiglottis। epiglottis एक टिश्यू है जो श्योर करता है कि फूड को ऑसोफोगस में जाना है और एयर को ट्रीचिया में जाना है। अब हम चलते हैं लैरिंक्स। भाई एक कंठ, ये देखते हो गले में, हम लोग के गले में कंठ होती है, तो इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स या इसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स अब होता क्या है रियल में, तो इसे हम आगे बता देते हैं। फ्रॉम द नोज एयर इंटर्ड इनटू लैरिंक्स कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स। The larynx is a part of the upper respiratory tract which has two main functions to provide passage of the air entered into lungs and source of population। यह larynx का काम है कि जो एयर आती है उसको लंग्स की ओर भेजना। वॉइस बॉक्स, एक बात सोचते होंगे कि ये जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों की आवाजें चेंज होती है। मेल की आवाज थोड़ी फट होती है और गर्ल्स की आवाज श्रील होती है, सुरीली होती है। ये होता जो है कि जो फर्क होता है वॉइस बॉक्स में, वॉइस बॉक्स के स्ट्रक्चर में फर्क हो जाता है। एक वॉइस जब 13 से 15 ईयर का होता है, जब वो मैच्योर होने लगता है तो उसकी वॉइस बॉक्स में चेंज होती है, उसकी साउंड क्या होती है, हार्डनेस आने लगती है। जो उसके जो टिश्यू होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं और जब हार्ड होने लगते हैं तो दे कैन नॉट वाइब्रेट मोर इजीली, वो इजीली वाइब्रेट नहीं करते, इसलिए लड़के की आवाज क्या होती है, हार्ड होती है। कब के लड़के की, भाई 14-15 वर्ष की लड़की। लेकिन गर्ल्स की जो होती है, ये जो होता है मेम्ब्रेन जो होता है, जो टिश्यू होता है वो सिंगल ही रहता है, उसकी वाइब्रेशन जो होती है ज्यादा होती है, जिसके कारण गर्ल्स की आवाज कैसी होती है, सुरीली होती है, सुरीली होती है, क्या अच्छी है। ट्रेचिया एंड ब्रोंची, ठीक है, the air from the pharynx trachea and bronchi, the air from the pharynx reaches the trachea or windpipe। ठीक है, the trachea is made of the muscles and elastic fiber which ring the cartilage। the trachea at its terminating point divided into two tubes called bronchi। These entered into lungs, the lungs with bronchi further divided into tiny branches called bronchioles। Bronchioles terminate into the tiny ear sac called alveoli। Alveoli provide a large surface area which is useful to the gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide। The wall of the alveoli are thin and moist, they have dense network of blood capillaries surrounding the trachea or bronchi। तो ये ट्रेचिया और ब्रोंची ये है, इसमें जो पाइपो वेल्स होते हैं उसकी पूरी नेटवर्क होती है। एल्वेओली जो होता है एक शैक लाइक बोरे की तरह, खाली थैली की तरह होता है, जिसमें कि एयर ट्रैप हो जाता है, एयर प्योरीफाई हो जाता है। मैंने कहा ना कि सारे गैस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सारे क्या होंगे, उठ जाएंगे। केवल और केवल ऑक्सीजन ही इंटर्ड करेगा, दूसरा कोई भी चीज गैस या डस्ट पार्टिकल या कुछ भी इंटर्ड नहीं करेगा। ठीक है, एल्वेओली में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता है। एल्वेओली की जो वॉल होती है वो थीन होती है, पतली होती है और मॉइस्ट होती है। दे हैव द डेंस नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग। इसके पत्ते पास ब्लड कैपिलरीज मतलब थीन पाइप, बहुत पतली पाइप। केस हिंदी वर्ड कैपिलरीज अगर देखोगे डिक्शनरी में तो होती है केस नली, केस की तरह नली, केस नली। अब हम चलते हैं लंग्स। भाई लंग का मतलब फेफड़ा है ना। तो द मेन ऑर्गन ऑफ वुमेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर द लंग्स। द लंग्स आर ए स्पंजी एयर फील्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द बोथ साइड ऑफ द चेस्ट। ये कैसा होता है, स्पंजी होता है। भाई एक बात बताओ मुझको,
मीट ईटर हो, मांस खाते हो, और मांस खाते हो तो कभी जाना दुकान पर, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मटन खरीदने जाते हो ना, तो उसके पास जाके कहना कि मुझको कलेजी दे दो। देखो कि क्या है, वही लंग्स है, और उसी में क्या होता है, उसी के पास हार्ट होता है, ठीक है। तो ये बोट का है, और कंपेयर कर सकते हो, 7 में हम कंपेयर कर सकते हो कि ह्यूमन की भी लंग्स इसी तरह करीब होगी, ठीक है। तो छू कर देखोगे कलेजी को तो क्या होगा, स्पंजी होगा। उसका कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, डार्क ब्राउन, मरने के बाद तो डार्क ब्राउन हो जाता है। तो ये स्पंजी होता है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द रीफ एंड सपोर्ट, दे प्रोटेक्टेड बाय द रीफ एंड सपोर्ट द फ्लैट मसल्स एट द फ्लोरस चेस्ट। रिस्पिरेशन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स। रिस्पिरेशन का जो प्राइमरी फंक्शन है, शुरुआत के फंक्शन जो है वो लंग्स में होता है। इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू ब्लड स्ट्रीम। हाँ, लंग्स करता क्या है, लंग्स जो है जो ऑक्सीजन लिया जाता है उसको हार्ट तक देता है, ठीक है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अर्थ, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एयर तक भेजता है। तो आज बस इतना ही मैं ले रहा हूँ, कल मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के रखिएगा, ठीक। आप चैप्टर को पढ़ के रखिएगा, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको और अच्छा लगेगा, और कई फिगर्स हैं उसको मैं कर दूंगा। हाँ, आप अगर करना चाहते हैं वर्क, अगर घर में बैठ के कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज रिस्पेक्टरी सिस्टम पेज नंबर 83 है, इसका एक फिगर खूबसूरत सा बना लीजिएगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट होगा तो मैं इसे चेक करूंगा। हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, जो भी पेज आपके पास हो। इस लॉकडाउन में मैं ये नहीं कहता कि आप मार्केट के लिए, आपके पास जो भी व्हाइट पेज हो उस पर खूबसूरत सा फोटो बना लीजिएगा। मुझे पेज की कीमत नहीं, मुझे आपकी खूबसूरत फिगर का इंतजार है, ठीक है। और ये एक तरफ से प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका। थैंक यू, बस आज इतना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 के लिए मैथ में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट हो रहा है। इसमें लाइन, एंगल एंड ट्रांसवर्सल। तो लाइंस के बारे में प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया, एंगल के बारे में बताया जाएगा, पेयर्स ऑफ एंगल्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये 3 टॉपिक आपको अभी बताया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम बताएंगे आपको द सम ऑफ द 2 एंगल्स, 2 एंगल का सम, द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी 2 एंगल का सम, 2 एंगल का योग 90 डिग्री होता है तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और ईच एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, और प्रत्येक एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी पूरक होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एंगल अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो यह 40 डिग्री है तो दूसरे को 1 मान लेंगे और दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी ये जो 40 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट कितना डिग्री हुआ, 50 डिग्री हुआ, और 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ। तो इस तरह से एक दूसरे का पूरक है और इस दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, फिर दूसरा जो है पहले का कॉम्प्लीमेंट,
तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जानेंगे। अब सेकेंड स्टेप है सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, यानी स्ट्रेट एंगल हो जाता है, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए थे एकदम सेम एग्जाम्पल नहीं, बस केवल सम क्या हो जाना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 91 डिग्री, ठीक है, तो दूसरा एंगल हमको निकालना है, तो ये सप्लीमेंट्री में क्या होता है 91 डिग्री प्लस x इक्वल टू 1 डिग्री। अब x का जो वैल्यू होगा वह 180 डिग्री माइनस 91। अब इसमें जब लेस करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 और यहाँ पर हो जाएगा कितना डिग्री 8, ठीक है, तो 89 डिग्री हो जाएगा। ये 91 और 89, ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बदले में सप्लीमेंट्री एंगल अगर पढ़ते हैं तो दोनों में कंपेरिजन क्या है कि एक का सम 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और दूसरे का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री होता है। तो दोनों का डेफिनेशन ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार बता दें, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब एक तीसरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, इसमें देखेंगे आप तीसरा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में आप देखेंगे यदि कोई एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया, तो वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा, ये वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है, A O B, ये वर्टेक्स पॉइंट है, और इस वर्टेक्स पॉइंट से एक बीच का लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स के अंदर दो एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक एंगल अगर 80 डिग्री है तो दूसरा 25 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। कौन एंगल कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अब कैसे कहलाएंगे इसको देखिए, लेट अस ड्रॉ AOC। अगर एक एंगल है और उस एंगल में जैसे टू लाइन मिला करके एक वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट टू लाइन है, एक AO है और BO है, और दोनों एक ही पॉइंट पर O पॉइंट पर मीट करते हैं, O पॉइंट पर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक वर्टेक्स हुआ, और इस वर्टेक्स के अंदर यदि एक कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है वो दो लाइन दो एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दोनों एंगल है ना, एक ही एंगल का प्रारूप है। तो इस तरह से इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करते हैं, देखिए क्वाड्रिलेटरल, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं ABCD, है ना। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, क्लियर है। तो ये एंगल और ये एंगल आप ध्यान से देखेंगे कि एक ही लाइन पर ये दोनों एंगल है, दोनों विपरीत है, एक ही लाइन सेगमेंट पर है। तो एक लाइन सेगमेंट पर अगर दो एंगल है डिफरेंट टाइप का, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। कौन एंगल कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह से हम तीन चीज जाने, पहला जाने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
दूसरा जाने सप्लीमेंट्री एंगल और तीसरा जाने एडजेसेंट एंगल। अब हम चलते हैं ट्रांसवर्सल के पीछे कि जो ट्रांसवर्सल है वो कौन सा लाइन है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक लाइन और इस पर एक दूसरा लाइन आकर के एडजस्ट करता है। तो ये जो लाइन है वह ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन अगर पैरेलल लाइन के पास इसको क्रॉस करा देते हैं तो यहाँ पे एक ये जो दो पैरेलल लाइन दिखाई पड़ रहा है, दोनों को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो ये कहलाता है ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेद रेखा है। लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल लाइन को कट करता है तो यहाँ पर 3 या 4 अलग अलग एंगल बनते हैं। इस एंगल के बारे में हम आपको कल बताएंगे। इसका जो डेफिनेशन है, जैसे अपोजिट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल। तो ये जितना एंगल है, इस एंगल को हम कल के क्लास में, जो मंडे को क्लास होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये डेफिनेशन कैसे होता है और इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं और इसका बेनिफिट हमको क्या है, फायदा क्या है। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जो 4-5 स्टेप है, इसमें लिनियर पेयर भी आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आएगा, एडजेसेंट एंगल भी आएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आएगा, अपोजिट एंगल आएगा। तो ये सारा एंगल का डेफिनेशन आपको मंडे की क्लास में मिलेगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होगा और लगभग 5 या 6 दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू।